राइज ऑफ हेयर क्वीन एपिसोड 4। रणबीर अजीब तरीके से सिगरेट की कश लेते हुए कहता है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही हो बेबी। मुझे तो लगा था कि तुम एक सीधी साधी भोली भाली गए जैसी लड़की हो, लेकिन जैसे जैसे मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, मुझे लग रहा है तुम इतनी भी सीधी नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझता हूँ। रणबीर अपने मन में कहता है, वैसे भी मुझे सीधी सादी लड़कियां पसंद नहीं थी, लेकिन तुमसे मोहब्बत थी इसलिए सोचा एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन आप लग रहा है कि तुम बिल्कुल मेरे टक्कर की हो, और जो लोग तुम्हें मेरे टक्कर की नहीं समझते हैं, अब उन लोगों को तुम्हारा असली चेहरा दिखाने का वक्त आ गया है। रणबीर तुरंत अपना फोन निकालकर अपने असिस्टेंट को मैसेज ड्रॉप करता है और कहता है, अपनी लेडी बॉस का पीछा करो और एक भी बीट मिस नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से मिस कर दूंगा। रणबीर का असिस्टेंट रजत जैसे ही रणबीर के मैसेज को देखा है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अब वह तुरंत वहां से खुशी की लोकेशन पर निकल जाता है। खुशी जानती थी कि रणबीर ने उसे देखा है, वह ये भी जानती थी कि वह रजत को उसके पीछे जरूर भेजेगी, इसलिए उसने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बोल दिया था कि कोई भी रजत को कुछ नहीं करेगा और वह अगर उन तक पहुंचना चाहे तो पहुंच सकता है। घने जंगल के बीचों बीच खुशी की कार आकर रुकती है और खुशी जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है, वैसे ही वहां खड़े सारे बॉडीगार्ड्स अपने घुटनों पर जाकर अपना सर झुका लेते हैं। वहीं खुशी के पीछे आया रजत यह सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। उसकी लेडी बॉस एकदम भोली भाली लड़की है, लेकिन यहाँ की हालत उसे कुछ और ही और इशारा कर रहे थे। रजत भी खुशी के पीछे पीछे अंदर चला जाता है। खुशी हाल के बीचों बीच एक क्वीन की तरह सिंगल सोफे पर बैठ जाती है और उसके सारे आदमी सर झुकाकर उसके सामने खड़े थे, और उसके 5 खास आदमी जिन्हें वह अपना दोस्त अपना भाई सब कुछ मानती थी, वह उसके पीछे खड़े थे। वही रजत यह नज़ारा देखकर हैरान परेशान और डरा हुआ तीनों ही था। वही लाइव फुटेज में यही सब सीन रणबीर भी देख रहा था और उसे अपनी बीवी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। खुशी अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ देखकर कहती है, अब बोलो क्या बात थी और इतना अर्जेंट में यहाँ क्यों बुलाया? तुम लोग जानते हो ना, अगर मेरे डियर हस्बैंड को ये सब कुछ पता चल गया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी उनके सामने। नकुल खुशी के आगे आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैडम विक्रम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह आपकी आइडेंटिटी को पहचान चुका है, या ऐसा कुछ है जो हमें नहीं पता। ये हमारा कोई आदमी विक्रम के साथ मिल चुका है, वरना विक्रम की इतनी औकात नहीं थी कि वह आपकी रियल आइडेंटिटी तक पहुंच पाता। खुशी अपने हाथ में पड़ी हुई गान को गोल गोल अपनी उंगलियों में घूमते हुए कहती है, इसका मतलब हमारे ही बॉडीगार्ड या हमारे अपनों में ही कोई ऐसा है जो हमें धोखा दे रहा है, या उसने हमारे दुश्मनों से जाकर हाथ मिला लिया है। तुम सारे बॉडीगार्ड्स को और सारे लोगों को या इकट्ठा करो, क्योंकि मैं हमारी गैंग में शामिल होने वाले हर एक शख्स को पहले ही बोला था, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन धोखा नहीं। 2 मिनट के अंदर अंदर वह पूरा हॉल बॉडीगार्ड से भर चुका था। अपनी क्वीन की चेयर पर बैठी खुशी सबकी तरफ देखकर कहती है, एक सवाल और एक जवाब, कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं। किसने हमारे दुश्मनों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में बताया? क्योंकि मैं तुम लोगों का भरोसा करके तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बताई, तुम लोगों का भरोसा करके मैंने अपना फेस तुम लोगों के सामने रिलीव किया, और तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। जिसने भी ये किया है वह मेरे सामने आ जाओ, वरना अगर मैं अपने जरिए पता लगाया तो एक एक कुछ जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सारे बॉडीगार्ड्स अपना सर झुकाकर खड़े थे, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी क्वीन की आंखों में देख सके। तभी खुशी अकाउंट करती है, अगर मैं 5 अकाउंट तक वह गद्दार मेरे सामने नहीं आया तो उसके साथ साथ में उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी किसी को, चाहे वह कोई भी हो। 5 से 10 मिनट हो चुके थे लेकिन कोई भी आगे नहीं आया था। तभी खुशी नकुल की तरफ देखकर कहती है, नकुल, वीरराज और नील, चारों लोग उसे गद्दार को मेरे सामने लेकर आओ। अब उसे मैं ऐसी मौत दूंगी कि आगे से कोई भी मेरे साथ गद्दारी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। 2 सेकंड के अंदर अंदर एक आदमी को लाकर खुशी के कदमों में डाल दिया जाता है। खुशी सबको वहां से थोड़ा दूर हटाने के लिए बोलता है, क्योंकि वह अपने सारे बॉडीगार्ड्स को अपना खौफ दिखाना चाहती थी, जो आगे से उसके साथ गद्दारी करने के बारे में सोच भी नहीं। तभी वह आदमी खुशी के पैर पकड़ लेता है और कहता है, क्वीन माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं पैसों के लालच में आ गया था। मैंने उन्हें ये तो बता दिया कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती है, लेकिन मैं आपकी कोई तस्वीर उसे नहीं दिखाई, वह सिर्फ नाम के जरिए आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। खुशी जोर से उसे आदमी के सीने में पर मरती है और कहती है, गद्दारी करने के बाद सफाई दे रहे हो? जब उसने तुमसे हाथ मिलाया था या जब उसने तुम्हें अपने पास बुलाया था तभी तुम मुझे जाकर बता सकते थे ना। पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते, मैंने कब तुम लोगों की मदद नहीं की, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है तो इसके बदले तो तुम्हें मौत मिलेगी। लेकिन तुम सबके लिए एक सबक होगा कि क्वीन को धोखा देना इतना आसान नहीं है। सारे बॉडीगार्ड्स डर की वजह से कहाँ पर थे, क्योंकि अपनी क्वीन की हैवानियत को वह लोग बहुत अच्छे से जानते थे। तभी खुशी नकुल की तरफ देखकर कहती है, नकुल। नकुल तुरंत उसके हाथ में लाकर एक खंजर रख देता है और खुशी
अपने पैरों पर चलकर उसे बॉडीगार्ड के पास आती है और अपने घुटने के बल बैठकर रहती है। धोखा धोखा यही सीखा तुमने 5 साल में मेरे साथ रहकर। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, फिर भी तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा। अब तुम सोचो मैं तुम्हें कैसी सजा दूंगी। तभी वह अपने हाथ में पड़े चाकू से एक बार करती है और उसे बॉडीगार्ड की हाथ की पांचों की 5 उंगलियां काटकर जमीन पर गिर जाती है। तभी वह उसके दूसरे हाथ को पकड़कर वार करती है, उसके दूसरे हाथ की भी उंगलियां कटकर जमीन में गिर जाती हैं। खुशी डेविल स्माइल करते हुए वीर की तरफ देखकर कहती है, वीर वह लिक्विड लेकर आओ ना जिसका एक्सपेरिमेंट मैंने कुछ दिन पहले किया था। चलो अब उसे ट्राई करके देखते हैं इसके ऊपर। जैसे ही सब लोग उसे लिक्विड के बारे में सुनते हैं, सबकी रूह कांप जाती है। सब लोग डर और आंखों में खौफ लिए सामने खड़ी खुशी को देख रहे थे। वहीं रजत की तो हालत खराब थी। खुशी का ये रूप देखकर रजत तो खुशी को एक मासूम भोली भाली लड़की समझता था, लेकिन उसके सामने खड़ी ये लड़की पूरी की पूरी डेविल थी। ये तो रणबीर से बड़ी ही डेविल थी। रजत के पैर कहाँ पर आए थे, उसके पैर जमीन में टिक ही नहीं रहे थे। वहीं वीर उसके हाथ में लाकर वह लिक्विड रख देता है और खुशी उसे बॉडीगार्ड का मुंह पकड़कर वह लिक्विड उसके मुंह में डाल देती है। उसके मुंह में डाले हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे बॉडीगार्ड की बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं और पूरे हॉल में खून ही खून और मांस फैल जाता है। ये देखकर सारे बॉडीगार्ड मुंह पर हाथ रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था उनकी क्वीन बहुत बेरहम है, लेकिन आज उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया था। अपने आगे का इतना भयानक सीन देखकर रजत वहां से जल्दी से चला जाता है, क्योंकि आगे उसे देखा नहीं जा रहा था। वहीं रजत के जाते ही खुशी सबकी तरफ देखकर कहती है, क्लियर करो सब कुछ और आगे से मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। तभी खुशी की नज़र अपनी वॉच पर जाती है जिसमें टाइम दिखा रहा था सुबह के 4 बज चुके थे। ये देखते ही खुशी जल्दी से नकुल और वीर की तरफ इशारा करके कहती है, जल्दी चलो, अगर पतिदेव जाकर ना तो पूरे घर में आफत आ जाएगी और मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। वह इतनी स्पीड से वहां से गई थी कि नकुल, नील, वीर और राज उसे देखते ही रह गई थी। तभी वीर नकुल, नील और राज की तरफ देखकर कहता है, ये जितनी सीधी भोली भाली अपने पति के आगे बनती है ना, यह उतनी ही भयानक को खौफनाक है। नकुल वीर की तरफ देखकर कहता है, अगर मरना चाहते हो वक्त से पहले तो बोलते रहना। वही जैसे ही वीर को एहसास होता है कि उसने क्या बोला, वह जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता है और चारों ही खुशी के पीछे चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अनजान जगह बहुत सारे दुश्मनों का मेला लगा हुआ था। उन्हीं के बीच एक आदमी बहुत ही खौफनाक तरीके से बैठा हुआ था। उसके पूरे चेहरे पर एक गहरा निशान था जो उसके खूबसूरत चेहरे को बदसूरत बना रहा था। उसका वह निशान उसके माथे से लेकर उसके गाल तक था, जो उसके पूरे चेहरे को कर रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत बेरहमी से उसे पर वार किया था। उसके सामने बैठा आदमी कहता है, मिस्टर विक्रम, जब आप क्वीन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो आप उन्हें टारगेट किस बेस पर करना चाहते हैं? हमें यह नहीं पता कि क्वीन कौन है, कैसी दिखती है, कितनी उम्र की है, हम तो उसका असली नाम तक नहीं जानते। और चले वह आप उससे बदला लेने। शायद आपने सुना नहीं, कोई ने अपने ही आदमी को बरहामी से मार डाला, क्योंकि उसके आदमी ने उसके ही दुश्मन से हाथ मिला लिया था। तो सोचो वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी अगर उसे सच पता चल गया तो। विक्रम गुस्से में अपने हाथ में पड़े हुए गिलास को उसे आदमी के ऊपर फेंक देता है और खड़े होकर कहता है, वह जो भी हो, जैसी हो, उसे मारना मेरे हाथों है, क्योंकि उसने मुझे जिंदगी भर का दर्द दिया है। मैं अपनी शक्ल आईने में नहीं देख सकता और जब तक उसे मार नहीं दूंगा ना तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और वहां से गुस्से में चला जाता है। विक्रम के वहां से जाते ही सारे लोग आपस में बातें करके कहते हैं, जब वह सामने आती है तो अच्छा की पेंट गीली हो जाती है और यह उसे मारना चाहता है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, हम में से अगर किसी को उसे बॉडीगार्ड की तरह नहीं मरना है तो क्वीन के मामले में दखलंदाजी मत करना। सब लोग हमें अपनी रजामंदी दे वहां से चले जाते हैं। 5 बजे के आसपास खुशी पीछे के दरवाजे से मित्तल मैंशन में दाखिल होती है। अपनी स्टडी रूम की बालकनी में खड़ा रणबीर यही देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। खुशी अपने कमरे में जाकर जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है और चुपचाप बेड पर जाकर लेट जाती है। वह इतना थक चुकी थी कि 5 मिनट के अंदर अंदर उसे नींद आ जाती है। 10 मिनट बाद कमरे का गेट खुलता है और रणबीर अंदर आता है और खुशी की तरफ देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम वह नहीं हो जो मैं सोच रहा हूँ, और जो मैं सोच रहा हूँ अगर तुम वह हो तो मजा आने वाला है। इस जिंदगी में खेल तुमने शुरू किया है बीवी, और उसे अंजाम तक मैं पहुंच जाऊंगा। फिर रणबीर भी खुशी के पास लेटकर उसके चेहरे को देखने लगता है और कब उसे नींद आ जाती है पता ही नहीं चला। पूरी दुनिया की नींद उड़ाने वाली लड़की खुद इतनी मासूमियत से सो रही थी। वही अपने कमरे में बैठा रजत डर की वजह से कांप रहा था, क्योंकि उसे अब खुशी से डर लग रहा था। खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। जब खुशी ने उसे लिक्विड से उसे आदमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी थी। वह आदमी ऐसे ब्लास्ट हो गया था जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। यही सब सोते हुए रजत के हाथ कांप रहे थे और वह अपने मन में कहता है, अगर मैडम को पता चल गया कि पहले मैं उनके बारे में क्या सोचता था तो वह मुझे भी ऐसे ही मौत के घाट उतार देंगे।
5 बजे के आसपास खुशी पीछे के दरवाजे से मित्तल मैंशन में दाखिल होती है। अपनी स्टडी रूम की बालकनी में खड़ा रणबीर यही देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। खुशी अपने कमरे में जाकर जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है और चुपचाप बेड पर जाकर लेट जाती है। वह इतना थक चुकी थी कि 5 मिनट के अंदर अंदर उसे नींद आ जाती है। 10 मिनट बाद कमरे का गेट खुलता है और रणबीर अंदर आता है और खुशी की तरफ देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम वह नहीं हो जो मैं सोच रहा हूँ, और जो मैं सोच रहा हूँ अगर तुम वह हो तो मजा आने वाला है। इस जिंदगी में खेल तुमने शुरू किया है बीवी, और उसे अंजाम तक मैं पहुंच जाऊंगा। फिर रणबीर भी खुशी के पास लेटकर उसके चेहरे को देखने लगता है और कब उसे नींद आ जाती है पता ही नहीं चला। पूरी दुनिया की नींद उड़ाने वाली लड़की खुद इतनी मासूमियत से सो रही थी। वही अपने कमरे में बैठा रजत डर की वजह से कांप रहा था, क्योंकि उसे अब खुशी से डर लग रहा था। खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। जब खुशी ने उसे लिक्विड से उसे आदमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी थी। वह आदमी ऐसे ब्लास्ट हो गया था जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। यही सब सोते हुए रजत के हाथ कांप रहे थे और वह अपने मन में कहता है, अगर मैडम को पता चल गया कि पहले मैं उनके बारे में क्या सोचता था तो वह मुझे भी ऐसे ही मौत के घाट उतार देंगे। रजत का पूरा शरीर डर की वजह से कांप रहा था। उसे नहीं अपने कमरे में चैन मिल रहा था, होना ही शांति मिल रही थी। उसका सुकून भी चला गया था और वह डर की वजह से अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि पूरे घर की लाइट ऑफ थी। वह डर की वजह से अपने कमरे में ही हर हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग रणबीर और खुशी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रणबीर खुशी की तरफ देखकर बोलता है, बीवी कल रात तुम कहाँ थी? मैं रूम में आया था एक फाइल लेने तो तुम रूम में नहीं थी। रणबीर की बात सुनकर खुशी के हाथ की मुट्ठी बंद हो जाती है और वह अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लाकर कहती है, अभी मैं वॉशरूम गई थी, आप तभी आए होंगे। खुशी का झूठा सुनकर रणबीर मन ही मन में हंसने लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह जानता था अगर अभी वह कुछ बोलेगा तो खुशी अपनी मासूमियत से उसका दिल पिघल देगी और रणबीर को भी जाकर रजत की हालत भी देखनी थी। इसलिए रणबीर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके उठकर खड़ा होता है और खुशी के माथे को प्यार से चुनकर मेंशन से बाहर चला जाता है। वहीं रणबीर के जाते ही खुशी के चेहरे पर गिल्टी भाव आ जाते हैं, क्योंकि वह अपने पति से अपनी इतनी बड़ी और पहचान छुपा रही थी। अभी अचानक से खुशी का फोन बजाने लगता है। खुशी फोन उठाकर अपने कान पर लगती है और अपनी कठोर और सर्द आवाज में बोलती है, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं हुआ तो सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। नकुल खुशी की गुस्से भरी आवाज सुनकर कहता है, मैडम जरूरी काम है, हमारे बेस पर किसी ने अटैक किया है और वहां मौजूद हमारे सारे बॉडीगार्ड्स घायल हो चुके हैं और वह हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह उसके अंदर चले गए तो आप जानती हैं ना कितना बड़ा नुकसान होगा, और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश का होगा। जैसे जैसे खुशी नकुल की बात सुन रही थी वैसे वैसे खुशी का गुस्सा उसके आपे से बाहर जा रहा था और वह नकुल से एक बार में जवाब देती है, आई एम कमिंग। नकुल के हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि खुशी की आवाज में इस वक्त बहुत भयानक और सख्त गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह जल्दी से फोन काटकर अपने सारे बॉडीगार्ड को मैसेज कर देता है कि बस आज हद से ज्यादा गुस्से में है और जल्द से जल्द बेस पर पहुंचकर वहां की हालत को अपने काबू में लो, वरना कल की सजा कोई भूला नहीं था। खुशी तैयार होकर घर से बाहर निकल जाती है। मित्तल इंडस्ट्रीज रणबीर की कार मित्तल इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकती है और वह अपने कठोर और सख्त चेहरे के साथ अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। वह जहां जहां से निकल रहा था सारे एम्प्लॉय खड़े होकर और सर झुकाकर उसे ग्रेड कर रहे थे। वही सारे लड़कियों के दिल धड़क रहे थे तो वही सारे लड़कों को अपनी जान अपने हालात में दिखाई दे रही थी। जैसे ही रणबीर अपने ऑफिस में एंटर करता है वैसे ही सारे लड़के और लड़कियां एक राहत की सांस लेते हैं, वरना जब से रणबीर ने ऑफिस में कदम रखा था तब से सारे एम्प्लॉयज की जान गले में आ गई थी और सब सांस लेना भी भूल गए थे। रणबीर जैसे ही अपने केबिन में पहुंचता है वह तुरंत ही रजत को कॉल करके बुला लेता है। रजत ऑफिस का गेट लॉक करता है तो अंदर से रणबीर की आवाज आती है, कम इन। जैसे ही रजत रणबीर क्या क्या कर खड़ा होता है, रजत की हालत देखकर रणबीर को अंदर से इतनी हंसी आ रही थी कि वह बात नहीं सकता था, लेकिन वह अपने चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन रखता है। वही रजत हकला हकला कर रणबीर को आज का शेड्यूल बता रहा था। रणबीर रजत की तरफ देखकर बोलता है, हुआ क्या है तुम्हें? तुम इतना डरा हुआ क्यों? कुछ हुआ है क्या? इसके बारे में मैं नहीं जानता। रजत को बस जैसे भगवान का सहारा मिल गया था। रजत जल्दी से रणबीर को वह वीडियो दे देता है जिसमें वह बॉडीगार्ड को मार रही थी, क्योंकि रजत ने जैसे ही खुशी का वह भयानक रूप देखा था उसका फोन उसके हाथ से छूटकर गिर गया था और उसमें चल रहा वीडियो कॉल कट हो गया था। लेकिन बाद में उसने वह हिडन कैमरा से रिकॉर्ड हो गया था जो वह अपने कपड़ों में लगा कर गया था। वहीं रणबीर जैसे जैसे वह वीडियो देख रहा था रणबीर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुरा जाता रही थी और वह रजत की तरफ देखकर कहता है, तुमने एक दिन मुझे बोला था ना कि मेरी बीवी मेरे लायक नहीं है, तुम बोलो तो मैं खुशी को बता दूं ये बात।
अभी मैं भी अपनी पूरी बात खत्म भी नहीं की थी कि तब तक रजत रणबीर के पैर पड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। ये खुशी का इतना असर देखकर हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि रजत जैसा बंदा खुशी से डर जाएगा, लेकिन जो भी था उसकी बीवी थी तो डेविल एक बार को तो वह भी डर गया था, तो फिर रजत की औकात ही क्या थी। रणबीर रजत के हाथों से अपने पर छुड़ाकर कहता है, ठीक है जो कम करो, जाकर कुछ नहीं बोलूंगा मैं। जैसे ही रजत ये सुनता है वह वहां से रफू चक्कर हो जाता है, ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ कभी था ही नहीं। रजत और रणबीर बचपन के दोस्त थे, दोनों एक साथ पड़े बड़े थे। वैसे तो रजत एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसे रणबीर के साथ रहना था, इसीलिए उसने अपनी फैमिली बिजनेस को छोड़ रणबीर का असिस्टेंट होना चुना था। रजत और रणबीर के अलावा उनके ग्रुप में उनके 3 दोस्त और थे। रजत उसे ग्रुप में एक मैसेज कर देता है, क्योंकि उसको मैं रणबीर नहीं था इसलिए वह उसे ग्रुप में ही खुशी के बारे लिखकर भेज देता है कि बस की वाइफ बस से भी बढ़कर डेविल है, उससे बचकर रहना पड़ेगा। जैसे उनके ग्रुप में यह मैसेज आता है सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि वह तीनों लोग इस वक्त एक साथ एक ही रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तभी वह तीनों डिसाइड करते हैं कि आज वह मित्तल मेंशन जाएंगे, जो कि रणबीर का खुद का मेंशन था। कहीं दूसरी तरफ खुशी की कार अपने बेस के पास आकर रुकती है। वह देखी है वह लाशों का ढेर पड़ा हुआ था, उन लाशों के ढेर पर पैर रखकर खुशी आगे बढ़ती जा रही थी। वहीं कोई था जो खुशी का पीछा कर रहा था। कौन था ये तो पीछा करने वाला जानता था। खुशी जिस तरीके से आगे जा रही थी, पीछा करने वाले के सर से पसीना बह रहा था। वह जल्दी से आगे बढ़कर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। खुशी बेस के अंदर चली जाती है तो वहां उसे नकुल मिलता है। नकुल खुशी की तरफ देखकर कहता है, मैडम सब अंडर कंट्रोल है, हमने सारे हमलावरों को मार दिया है और एक जिंदा बचा था जो हमें ये बताया कि उन्हें यहाँ भेजा किसने था। वही खुशी के पीछे आया हुआ इंसान अभी भी उसे पेड़ के पीछे छुपा हुआ खड़ा था। थोड़ी देर बाद खुशी वहां से निकाल कर चली जाती है तो उसके पीछे आया हुआ इंसान भी चला जाता है, लेकिन अब वह खुशी के पीछे ना जाकर सीधा आहूजा मेंशन जाता है। जी हाँ, जो खुशी का पीछा कर रहा था वह आहूजा मेंशन से ही कोई था। कौन था वह तो बाद में पता चलेगा। आहूजा मेंशन अक्षत ने आकर घर में सबको बता दिया था कि होटल रूम में हुआ क्या था, और सब लोग अपनी बेटी का शुक्र अदा कर रहे थे कि उन्होंने गलत लड़की को उनके घर में आने से रोक लिया, वरना को इस परिवार को तोड़कर रख देती और अक्षत की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वही अक्षत अभी भी किया के धोखे से उभर नहीं था, क्योंकि उसने किया से सच्चा प्यार किया था और किया ने उसके प्यार को इस तरह जलील किया था कि अब शायद प्यार लव से ही उसे नफरत हो गई थी। आहूजा फैमिली इस वक्त हाल में बैठी हुई थी, तभी वहां विवान आता है और सबकी तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ आप लोग इतने परेशान क्यों, कुछ हुआ है क्या? नमन जी विवान की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारे भाई की जिंदगी में क्या हो रहा है इसके बारे में तुम्हें ख्याल भी है? विवान रिलैक्स होकर सोफे पर लेट जाता है और कहता है, अच्छा है ना बात शादी के बाद पता चला, उसे तो अच्छे शादी से पहले पता चल गया। 4 दिन का दुख है, खत्म हो जाएगा। अगर शादी के बाद ये पता चलता ना तो भाई किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। अभी तो वह सिर्फ उनकी मंगेतर थी, बाद में वह उनकी बीवी और इस घर की इज्जत होती तो अच्छा है ना, सब कुछ खत्म हो गया। और वैसे भी वह क्या मुझे कभी पसंद नहीं थी, मुझे तो अपने भाई के लिए अपनी बहन जैसी लड़की पसंद है जो बिल्कुल भाई की टक्कर की है, लेकिन आप लोगों की नज़र कभी उससे तक गई ही नहीं। सब लोग हैरानी से विवान को देखते हैं तो विवान कहता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसकी आप लोग समझ रहे हो, बुला लीजिए उसे वापस। उसके आने से भाई अपना सारा दर्द भूल जाएंगे। और वह यहाँ से गई भी तो इसीलिए थी ना, क्योंकि भाई ने उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर उसकी या को चुना था, और उसकी या ने क्या किया ये बात तो हम सब लोग जानते हैं ना। तभी ऊपर से आ रहा अक्षत सब की तरफ देकर कहता है, वह वापस नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसके दिल के साथ साथ उसे अपनी दोस्ती भी तोड़ दी थी, तो वह क्यों यहाँ वापस आएगी और किस वजह से आएगी? और मैं नहीं चाहता वह यहाँ आकर दुख दर्द सही, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए नल कुछ था और ना आज कुछ है। बोल ही किया ने मुझे धोखा दिया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किया को बुलाने के लिए रूहानी का सहारा लूंगा। रूहानी कल मेरी दोस्त की आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन वह कभी मेरी बीवी या मेरी मोहब्बत नहीं बन सकती, यह बात आप लोग याद रखिए। तभी उसे हाल में एक प्यारी मासूम सी आवाज पूछता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है अक्षत कि हम आपके लिए अपने परिवार को छोड़ देंगे? आपने हमसे दोस्ती तोड़ी थी, लेकिन ये परिवार आज भी हमारा है और हम अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। और वैसे भी चाहिए अपनी मोहब्बत के पास, जिसके लिए अपने अपने दोस्त को छोड़ दिया था। सब लोग उसे दिशा में देखते हैं जहां से रूहानी आ रही थी। रूहानी को देख सबकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रूहानी ने इस वक्त एक सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और वह ऐसी लग रही थी जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई रंग बचा ही ना हो। इन 7 सालों में ऐसा क्या हुआ था जो रूहानी इतनी बदल गई थी? विवान जल्दी से जाकर रूहानी के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, रूहानी यह क्या पीस बना रखा है तुमने? और तुम्हें तो सफ़ेद कलर बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो तुम्हें ये सफ़ेद कलर की साड़ी क्यों पहनी है?
रोहानी विवान के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां पर पूरा आहूजा परिवार आ चुका था और विवान का सबसे छोटा भाई अर्जुन रूहानी के पास आकर कहता है, क्या हुआ रूहानी दीदी, आपने ये सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी है? आपको तो सफ़ेद कलर बिल्कुल पसंद नहीं था, आप तो बोलती थी आप जिंदगी में कभी सफ़ेद कलर नहीं पहनेंगी। बड़ी बड़ी सबके गले मिलती है और फिर सबसे अलग खड़ी होकर कहती है, मेरी जिंदगी में यह सफ़ेद कलर मेरी पहचान बन चुका है अब, और फिक्र मत करिए अक्षत, आपके घर में ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी। पापा यहाँ पर घर ले रहे हैं, उसके बाद वहीं चली जाऊंगी किसी होटल में। अगर यह मेरा रहना पसंद नहीं तो मैं किसी अनाथ आश्रम में भी जा सकती हूँ। जैसे ही सब लोग रूहानी की ऐसी बात सुनते हैं, सबके दिल में एक सी छुप जाती है। अक्षत की हाथों की मुट्ठी बंधी हुई थी क्योंकि उसे भी रूहानी के ऊपर यह सफ़ेद कलर अपने दिल में छुप रहा था, लेकिन वह किस हक से रूहानी से पूछे कि उसने क्यों ये सफ़ेद साड़ी पहनी है, क्या वजह है उसकी सफ़ेद साड़ी पहनने की। सब लोग रूहानी को ले जाकर सोफे पर बिठा देते हैं और दादी माँ रूहानी के सर पर हाथ फेर के रहती है, बताओ ना बेटा क्या हुआ, क्या भेज बना रखा है तुमने? तुम तो मेरी हंसती मुस्कुराती रूहानी थी ना, कहाँ गई वह हंसती मुस्कुराती रूहानी? कहानी अपनी आंखों में आंसू भरकर रहती है, मर गई वह रूहानी जो कभी हंसाती थी मुस्कुराती थी, जिसे रंगों से मोहब्बत थी। अब रूहानी एक कोरा कागज है और यह सफ़ेद कपड़ा उसकी पहचान। दादी मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ क्यों बुरा हुआ दादी माँ? आज इस रूहानी को देखकर सबकी आंखों में नमी थी, सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, क्या हुआ था रूहानी के साथ? 7 साल रूहानी ने किसी से कोई रिश्ता नहीं रखा था, किसी से बात नहीं करती थी, किसी गेट टुगेदर में नहीं आई, किसी फैमिली फंक्शन में नहीं आए, और आज ऐसा लग रहा है जैसी उसकी ज़िंदगी से उसकी ज़िंदगी ही रूठ गई है। किसी को रूहानी का ये रूप पसंद नहीं आ रहा था। वही अक्षत मन ही मन में गुस्सा कर रहा था क्योंकि वह रूहानी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता था, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता था, उसे जवाब नहीं मांग सकता था क्योंकि यह हक खुद अक्षत ने रूहानी को वापस दिए थे। रूहानी अपनी आंखों में आंसू भरकर रहती है, मर गई वह रूहानी जो कभी हंसाती थी मुस्कुराती थी, जिसे रंगों से मोहब्बत थी। अब रूहानी एक कोरा कागज है और यह सफ़ेद कपड़ा उसकी पहचान। दादी मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ क्यों बुरा हुआ दादी माँ? आज इस रूहानी को देखकर सबकी आंखों में नमी थी, सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, क्या हुआ था रूहानी के साथ? 7 साल रूहानी ने किसी से कोई रिश्ता नहीं रखा था, किसी से बात नहीं करती थी, किसी गेट टुगेदर में नहीं आई, किसी फैमिली फंक्शन में नहीं आए, और आज ऐसा लग रहा है जैसी उसकी ज़िंदगी से उसकी ज़िंदगी ही रूठ गई है। किसी को रूहानी का ये रूप पसंद नहीं आ रहा था। वही अक्षत मन ही मन में गुस्सा कर रहा था क्योंकि वह रूहानी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता था, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता था, उसे जवाब नहीं मांग सकता था क्योंकि यह हक खुद अक्षत ने रूहानी को वापस दिए थे। रूहानी अभी सबके पास बैठी ही थी कि एक बार फिर दादाजी रूहानी के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा क्या बात है, और जो पहले जाकर कपड़े चेंज करो। रूहानी दादाजी की तरफ देखकर कहती है, ये सफ़ेद साड़ी मेरी पहचान है दादाजी, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो पापा ने मेरी शादी करवा दी थी और मेरी ज़िंदगी में तो कुछ बचा नहीं था, तो मैंने मम्मी पापा के कहने से उनकी पसंद से लड़के से शादी कर ले। सब कुछ ठीक था लेकिन सिर्फ कुछ महीनों तक, 6 महीने बाद वह इंसान अपने असली रूप में वापस आ गया था। वह मुझे हर तरीके से टॉर्चर करता था, मरता था, पिता था, मेरे साथ हर तरीके का जुल्म करता था। वह मैं सब कुछ सहती रही क्योंकि मैं अपने माँ पापा की इज्जत को बर्बाद नहीं कर सकती थी। वह इंसान मुझे यहाँ से लेकर अमेरिका चला गया। अब वहाँ तो मेरा कोई अपना था नहीं जो मुझे बचा लेता, ना कोई अपना, ना कोई भाई, ना कोई दोस्त। तो वह 7 साल मेरे ऊपर अपने जुल्म उठाता रहा दादाजी, लेकिन एक दिन मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई और मैंने सारी बातें पापा को बता दी। पापा वह मुझे लेने गए थे तो वह इंसान पापा के साथ भी बदतमीजी करने लगा, पापा की बहुत इंसल्ट करी उसने। पापा उसके सामने हाथ जोड़ने लगे कि उनकी बेटी को छोड़ दे, लेकिन वह इंसान पापा के सामने ही मुझे मारने पीटने लगा। और पता है दादी माँ, उसने पापा के सामने ही मेरे साथ जबरदस्ती करी। पापा रोते रहे, चिल्लाते रहे, उसके सामने भीख मांगते रहे मुझे छोड़ देने की, लेकिन वह इंसान हैवान बन गया था। तभी एक गोली चली और सब कुछ वही खत्म हो गया, और वह गोली चलने वाली खुद उसे इंसान की माँ थी, क्योंकि पिछले 7 सालों से बस की हैवानियत देखते आ रही थी और शायद उसे दिन उनके अंदर की इंसानियत जाग गई थी। बेटे के ऊपर उन्हें एक औरत की इज्जत लगी थी जो उनके बेटे ने मेरे पिता के सामने मेरी लूटी थी और मुझे यहाँ वापस भेज दिया। दादी माँ, भाभी और भाई मुझे घर में नहीं रखना चाहते थे, इसलिए पापा मेरे लिए यहाँ एक घर ले रहे हैं जहाँ मैं सुख शांति और चैन से रह सकूं, और मम्मी पापा भी मेरे साथ शिफ्ट हो जाएंगे। रूहानी की आप बीती सुनकर सफल हो रहे थे। ऐसा कोई बंदा नहीं था जो रो नहीं रहा था, और सबसे ज्यादा अगर कोई क्रिकेट में था तो वह अक्षत था कि अक्षत के एक गलत फैसले ने अक्षत और रूहानी दोनों की जिंदगी पर बात करती थी। अगर उसे दिन अक्षत रूहानी से शादी कर लेता तो रूहानी की शादी उसे हैवान से नहीं होती। इन 7 सालों में रूहानी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था।
रूहानी जोर जोर से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। विवान और अर्जुन ने उसे अपने गले से लगा लिया था, लेकिन अक्षर अभी भी एक मूर्ति की तरह खड़ा उसे देख रहा था। जैसे रूही के दर्द का जिम्मेदार वह खुद को समझ रहा था, या रूही के दर्द को खुद के दिल में महसूस कर रहा था। क्यों अक्षत ने कभी रूहानी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की? क्यों उसने अपनी दोस्त को अकेला छोड़ दिया? यही सब बातें अक्षत के दिमाग में चल रही थी। सब लोग रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। तभी बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, अगर खुद के दर्द को सबको दिखाओगी ना आप, तो आज आपके साथ रो रहे हैं, कल आपकी दर्द को मजाक बनाएंगे ये लोग। जैसे ही सब लोग गेट की तरफ देखते हैं तो वहां रणबीर और खुशी खड़े थे। रणबीर और खुशी को देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं। रूहानी अपनी आंखों से आंसू साफ करके खुशी की तरफ देखने लगती है। खुशी रूहानी के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, सही कह रही हूँ मैं रूहानी, अगर अपने दर्द को सबको दिखाओगी ना तो ये लोग बाद में तुम्हारे दर्द का मजाक बनाएंगे, तो मैं भी उसी तरह तने मारेंगे जैसे वह शख्स दोषी न होकर तुम दोषी हो। रूहानी खुशी की तरफ देखकर बोलती है, दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना तो किसी से बात लेना चाहिए, और मैं जानती हूँ ये परिवार कभी मेरे दर्द को, मेरे जख्मों को, किसी चीज को मजाक नहीं बनाएगा। और वैसे आपको पहली बार देख रही हूँ यहाँ। तभी दीवाना कर कहता है, रूहानी की खुशी है हमारी कोई हुई बहन, इसके बारे में हम हमेशा तुमसे बात करते थे, जैसे ढूंढने के लिए मम्मी पापा ने समीना आसमानी कर दिया था। रूहानी खुशी के सीने से लग जाती है। खुशी भी रूहानी को खुद से दूर नहीं करती, क्योंकि रूहानी इस वक्त एक टूटी हुई लड़की थी जिसके अंदर शायद जीने की उम्मीद नहीं थी। खुशी रूहानी को लेकर सोफे पर बैठ जाती है और उसके आंसू साफ करके कहती है, मेरे साथ चलिए, आपको इतना स्ट्रांग बनाऊंगी कि आपको रुलाने वाला खुद रोएगी। जिसने आपको ठुकराया था ना, वह आपको पाने के लिए घुटनों पर बैठेगा। ये वादा है मेरा आपसे। और हाँ, उससे पहले आपको अपने दर्द को अपनी ताकत बनाना होगा। आपके भाई भाभी ने आपको छोड़ा है ना, एक दिन वह आपको छोड़ने पर पछताएंगे। उसे आदमी की आत्मा आसमान में से भी आपको देखकर तड़पेगी। आप खुद को इतना कामयाब बना लीजिए कि आपको किसी दूसरे की जरूरत ही महसूस ना हो। आपको पता है, रिश्ते में 100% तीन एक लड़की का ही काम नहीं होता, लड़के का भी होता है। चलेगे ना आप मेरे साथ? पता नहीं खुशी की बातों में ऐसा क्या था कि रूहानी उसकी हमें हाँ मिलने लग जाती है। तभी सबके कानों में एक कठोर आवाज सुनाई देती है, रूहानी अब इस घर से कहीं नहीं जाएगी, तो यही इस घर में रहेगी। अक्षत की बात सुनकर खुशी अक्षत के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, किस हक से रहेंगे वह यहाँ ना? वह इस घर की बेटी है, नीचे घर की बहू है, तो किस हक से आप रोकना चाहते हैं उन्हें यहाँ? क्या उन्होंने कमतर सही है जो आप उन्हें और दर्द सहना चाहते हो? क्योंकि यह समाज एक विधवा को जीने नहीं देता। सब लोग उनके उंगली उठाएंगे कि घर में जवान तीन लड़के हैं और एक विधवा उसे घर में क्या कर रही है, उनके चरित्र पर उंगली उठाई जाएगी। क्या आप जवाब दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि जब आप एक बार उन्हें ठुकरा सकते हैं ना, तो दोबारा भी उनसे मुंह मोड़ के जा सकते हो। इसीलिए मेरा एक एनजीओ है जहाँ मैं ऐसी ही लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाती हूँ, और आज से रूहानी वही रहेगी। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ना माँ बाप की, ना भाई भाभी की, और ना ही किसी दूसरे के सहारे की। खुशी की बातें सुनकर सब लोग स्पीचलेस रह जाते हैं, क्योंकि उसकी बातों में लॉजिक था। जब उनका घर का बेटा रूहानी को अपनाना नहीं चाहता तो वह भी उसे पर दबाव नहीं बना सकते थे। खुशी पूरे आहूजा फैमिली की तरफ देखकर कहती है, वैसे मैं यहाँ एक काम से आई थी, लेकिन यहाँ आकर रूहानी की आप बीती सुनी, इसलिए मैं पॉइंट भूल गई। अर्जुन के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, आगे से मेरा पीछा मत करना, क्योंकि कौन कब क्या करता है मुझे सब कुछ पता रहता है। आज मैंने तुम्हें वहां तक आने दिया क्योंकि मैं चाहती थी, लेकिन अगर मेरा दुश्मन मेरा पीछा कर रहा होगा और तुम्हें मेरे पीछे देखेगी तो उनका टारगेट मैं नहीं तुम बनोगे। इसलिए प्यार से समझ रही हूँ, आइंदा से मेरा पीछा मत करना। और एक बात, पूरा आहूजा परिवार हैरानी से अर्जुन और खुशी को देख रहा था, लेकिन नहीं अर्जुन ने नहीं खुशी ने उन सब पर ध्यान दिया था। तभी अक्षत की कठोर आवाज एक बार फिर सुनाई देती है, अर्जुन खुशी क्या बोल रही है? तुम उसका पीछा कर रहे थे? अर्जुन अपना सर नीचे झुकाकर कहता है, भाई मैं खुशी का पीछा नहीं कर रहा था। जब मैं घर से निकला तो मुझे रास्ते में खुशी दिख गई, वह बहुत स्पीड में और गुस्से में जा रही थी, इसीलिए मैं देख रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। खुशी पूरे आहूजा परिवार की तरफ देखकर कहती है, मैं मानती हूँ आप लोगों की गलती नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ आपने जानबूझकर कभी कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोगों को अपने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी, अपनी अपनी लाइफ पर कंसंट्रेट कीजिए। मेरे पीछे मेरे पति है मेरा ख्याल रखने के लिए। फिर वह रूहानी की तरफ देखकर बोलती है, रूहानी तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम खुद को मजबूत बनाना चाहती हो तो यह मेरा कार्ड है, कल सुबह ठीक 10 बजे यहाँ पहुँच जाना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। और रणबीर का हाथ पकड़ बाहर जाने लगती है। तभी दादाजी खुशी की तरफ देखकर कहते हैं, हम बूढ़े हो गए हैं बेटा, क्या अपने दादा दादी को इतना सा भी वक्त नहीं दे सकती हो कि वह 2 पल तुमसे बैठकर बात कर ले? हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि हम कब इस दुनिया को विदा कर जाएं।
खुशी के चलते कम दादाजी की बात सुनकर रुक गए थे और वह घूमकर दादाजी की तरफ देखकर कहती है, आप मेरे दादाजी हैं और आप मेरी दादी माँ, और इस सच को कोई नहीं छुपा सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा वक्त आपके साथ बताऊं तो ठीक है, आज रात में यही रुक जाती हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे पति भी रखेंगे। इस चीज़ से आप में से किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूरा परिवार खुश हो जाता है कि उनके घर की बेटी आज पहली बार घर आई है। वह घर रुकने जल्दी से सारे सर्वेंट को खाना बनाने के लिए बोल देती है। खुशी रणबीर के पास सोफे पर बैठ जाती है और वह दोनों अपनी अपनी कॉफ़ी पी रहे थे। वहीं रूहानी अभी भी अपना सर झुकाए बैठी थी और अक्षत की नज़रें रूहानी को एक तक देखे जा रही थी। कितना दर्द सा होगा इस मासूम लड़की ने, हमेशा हंसती मुस्कुराते खिलखिलाती सी रूहानी खामोश पत्थर की मूर्ति एक टूटी हुई लड़की बन गई है। ना चाहते हुए भी अक्षत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अक्षत से अब बर्दाश्त नहीं होता तो वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। वहीं अक्षत के जाते ही रूहानी एक नज़र अक्षत को देख वापस अपना चेहरा झुका लेती है, क्योंकि वह जानती थी अक्षत वह चांद है जिससे पानी के वह ख्वाब तो देख सकती है, लेकिन अब उसे का नहीं सकती क्योंकि वह उसके लायक नहीं बची थी। उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। फिर अक्षत की ज़िंदगी में तो किया है वह क्यों उसे अपना आएगा, यही सारी बातें रूहानी के दिमाग में चल रही थी। लेकिन अब वह अपना फैसला कर चुकी थी कि वह इंडिपेंडेंस बनेगी, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। उसे खुशी की बातें सच लग रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।